आज आपको याद दिलाऊं, औरंगजेब के काल में कहा जाता है बहुत मंदिर तोड़े उसने, बहुत मंदिर, लेकिन उतने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े जितने मंदिर आज बीजेपी के राज में टूट चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में मंदिर तो वाराणसी में तोड़ दिए गए और अभी फिर से वाराणसी में दोबारा से तोड़फोड़ चालू है। सैकड़ों की तादाद में अयोध्या में मंदिर तोड़े गए, राम पथ और अर्जुन कृष्ण पथ और ये सारे बनाने के लिए, सीता पथ बनाने के लिए चारों तरफ पुराने 400, 500, 600 साल पुराने सब मंदिर ढा दिए गए। गुजरात में तो मंदिर ढा दिए गए। अभी आपने देखा हरश्रीनाथ के मंदिर के आसपास सारे किस तरह से तोड़फोड़ करी थी। दिल्ली में यहीं आप दिल्ली गेट में की तरफ जाएंगे, पुलिस स्टेशन कोतवाली है, कोतवाली के सामने 50 साल से तो मैं उस मंदिर को देखता आ रहा हूँ, बचपन से मैं उस मंदिर को श्री दुर्गा माता का मंदिर था पीपल के पेड़ के नीचे, वो तोड़ दिया, रातों रात वो गायब कर दिया। इस रोड पे आगे हनुमान मंदिर बीच में पटरी में था, उसे भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन भारी विरोध हुआ था, तो उसके बाद वो आज दोबारा से स्थापित है। हर जगह इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। तो आज जितना नुकसान सनातन का इस बीजेपी पार्टी ने करा और किसी पार्टी ने आज तक इतना नुकसान नहीं करा, और उसी सनातन के ऊपर रोटियां सेक के खाते हैं। मोदी जी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे थे, जी। उस पर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि हनुमान जी को अब क्यों कोई बुरा नहीं मान रहा है, इस तरीके से मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं। बुरा मानने वाले यही लोग हैं ना, और यही लोग जो बुरा मानने की जो ड्राइव चलाते हैं कि नहीं देखिए बुरा हमारे देवता के साथ आराध्य के साथ ऐसा करा। आज वो हनुमान जी की पतंग उड़ा के हवा में उड़ा दिए, अगर वो पतंग कट जाती है नीचे गिरेंगे हनुमान जी, कितना उनका अपमान होगा या नहीं होगा, होता है। लेकिन अब ये अपमान कर रहे हैं तो ये सब जायज है। अपमान तो हर जगह करते आए हैं। इससे पहले श्री राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा का टाइम आया था, प्राण प्रतिष्ठा का टाइम आया, तब मोदी जी का कद कितना बड़ा दिखाया था पोस्टर्स में, होर्डिंग में, और श्री राम का कद इतना सा गिराया था, हाथ पकड़ के उन्हें लेके जा रहे हैं। जब पूरे देश में आलोचना हुई थी तब जाके इन्होंने ये चीज़ें वापस ली थी और अपने ट्विटर हैंडल पे सब जगह वही फोटो पोस्ट करी, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। वो इतने बच्चा दिखा के श्री राम को और उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। हर जगह तो अपमान करते वाली बात है, हर जगह अपमान करते हैं, चाहे देश का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे धर्म का हो। हनुमान जी को लेकर भी इन्होंने कहा कि हनुमान जी के बच्चों में बात कर रहे थे कि हनुमान जी पे एक गेम बनाया जा सकता है, हनुमान जी अच्छे कैरेक्टर हो सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर और कोई यही बात करता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध होगा? हनुमान जी के ऊपर गेम क्या बनाओगे भाई साहब? हनुमान जी पूजनीय है भाई। आज मंगलवार है, पूरा देश आज मंगलवार पे हनुमान जी को याद करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो पूजनीय लोगों को आप गेम बनाओगे, पूजनीय लोगों को आप खेल बना दोगे? किस तरह की बातें भाई साहब ये? आप ठीक है उनके जीवन दर्शन के ऊपर कोई भी बात बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, लोगों को दिखाइए हनुमान जी का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या काम करा, वो एक चीज़ अच्छी लगी। लेकिन हनुमान जी के ऊपर गेम बना के क्या मिलेगा आपको? और गेम में हमेशा ये होता है, गेम का जो हीरो बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं तो डिफीट होता ही है ना, कहीं ना कहीं डिफीट होता ही है। चाहे वो पुराने खेल आप याद करो, मारियो वगैरह, किसी भी किस्म का कोई भी खेल आपने जो उसमें हीरो चल रहा होता है, कहीं ना कहीं आगे उसके लिए अड़चने आती हैं और वो डिफीट होकर नीचे। लेकिन हनुमान जी तो कभी डिफीट नहीं हुआ, हनुमान जी ने तो कभी पराजय का मुंह नहीं देखा किसी भी इसमें, किसी भी काम में। लेकिन जब गेम आप बनाओगे उनके ऊपर इस तरह की वीडियो तो उसमें जाहिर सी बात है उन्हें गिराया भी जाएगा। तो ये कोई पॉसिबल है? श्री हनुमान जी कहीं गिर सकते हैं? सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री है, हनुमान जी चलाएंगे, मनरेगा राम जी चलाएंगे। मनरेगा राम, उस मनरेगा के बारे में बात करें, मनरेगा को आज इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया है। मनरेगा में जो पहले मजदूरों का अधिकार हुआ करता था कि मजदूर अपने आप जाके अपनी ग्राम पंचायत से कह सकता था साहब मुझे काम चाहिए, और ये उसका कानूनी अधिकार था कि मुझे काम चाहिए, तो कम से कम 15 दिन का काम उसे देना पड़ता था। 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं दिया तो 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं दिया मजदूर को तो उन्हें मुआवजा देना पड़ता था। आज जो उसे पलट के करा गया है वो ये सिस्टम कर दिया गया है कि अब केंद्र सरकार पहले कोई भी योजना जारी करेगी, फिर कहेगी कि हमें इसके लिए मजदूर चाहिए और इन मजदूरों को हम मनरेगा के तहत काम देंगे। अगर केंद्र सरकार कोई प्रोजेक्ट नहीं चालू करेगी तो मजदूर के पास आज हक नहीं है कि वो काम मांग सके। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन तो कर दिया मनरेगा को, लेकिन उस 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन में पिछले 100 दिनों में भी, पिछले 11 सालों में उसकी मैक्सिमम उत्पादकता जो रही है वो मात्र 50% रही है, यानी 100 में से 50 दिन मैक्सिमम काम मिला है। 42 दिन से 50 दिन के बीच में वो एवरेज झूली है और 50 दिन से ज़्यादा किसी भी राज्य में काम नहीं दिया गया और उसे बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। मजदूरी वहीं की वहीं है, तो करा क्या इन्होंने? और मनरेगा में से सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया। महात्मा गांधी जी से इनकी नफरत जग जाहिर है। अरे आपको राम का नाम जोड़ना था, आप राम का भी नाम जोड़ लेते, कौन इनकार कर रहा है? श्री राम का नाम जोड़ लेते, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया गया? जय श्री राम महात्मा गांधी मनरेगा योजना कर देते, एक आपने जोड़ना था, लेकिन नहीं, इन्हें तो नफरत है ना, गोडसे के पुजारी हैं, तो गांधी जी से नफरत तो जग जाहिर है इनकी। क्या है, मजाक बना के रख दिया। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, हर चीज़ आपके पीछे है, 14 लाख से ज़्यादा की सेना आपके पीछे है, 140 करोड़ लोगों का जन समर्थन आपके साथ है। अगर ये देश के ऊपर बात आती है, एक एक बच्चा देश के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आपकी हिम्मत कहाँ है? आपकी हिम्मत डमरू बजाने में। सिर्फ आप डमरू बजा रहे हो, डमरू बजाने में भी आपने इनका देखा भी सोमनाथ मंदिर का कितना बड़ा ड्रामा था। जिस गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ पे भगवान की एक भी तस्वीर नहीं है, इधर भी अपनी तस्वीर, इधर भी अपनी तस्वीर, इधर भी अपनी तस्वीर, पीछे भी अपनी तस्वीर। अरे भगवान को तो तस्वीर लगा दो। वही हालत इनकी अपने ही पार्टी के लोगों के साथ भी अगर इनका देखा जाए व्यवहार। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अटल कैंटीन खोली थी, अटल कैंटीन के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, किसी भी अटल कैंटीन के बोर्ड पे कहीं भी अटल जी की तस्वीर ही नहीं है। अटल जी के नाम पे कैंटीन खोल दी है लेकिन तस्वीर उनकी नहीं है, सिर्फ अपना PR करना है और वो करना है। आज वही चीन के साथ देख रहे हैं तमाम देश। अभी थोड़े दिन पहले तक भी ये भी चला रहे थे
चीन के सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीन को हम आर्थिक रूप से कमज़ोर करेंगे ताकि सरहद पे हमारे जवान सुरक्षित रह सकें। हम चीन की राखी नहीं बांधेंगे ताकि सरहद पे हमारे जवान खड़े रह के सुरक्षित रहे। आज वही चीन है, लगातार उसने कश्मीर घाटी के शख्सगांव जिले को जो है उसको भी उसने अपना घोषित करना शुरू कर दिया। इससे पहले वो लगातार अरुणाचल प्रदेश में दखलंदाजी कर ही चुका है, लेह लद्दाख में दखलंदाजी कर ही चुका है। लेकिन उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए बंद कमरे में, बंद पर्दे के पीछे मीटिंगें हो रही हैं चीन के अधिकारियों के साथ। क्या मीटिंग कर रहे हो भाई आप? किस तरह की सेटिंग कर रहे हो? क्या आप अपने लिए नया एक लॉबिंग तैयार कर रहे हो? क्या जय शाह को वहाँ सेट करने की कोशिश चल रही है? क्या फिर वो अडानी अंबानी के लिए कोई नया कॉरिडोर नियुक्त करने की कोशिश कर रही है? और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अडानी अंबानी के लिए फिर से इन्होंने नए द्वार खोल दिए। चीन को जो प्रतिबंध लगाए गए थे 5 साल पहले हमले के बाद, वो आज चीन को प्रतिबंध दोबारा खोल दिए गए। अब चीन हमारे सरकारी जो है टेंडर है, जो 600 करोड़ से ऊपर के जितने भी टेंडर उनमें सब में बिड भर सकता है और वह आज उसे काम करने की परमिशन भारत में दी जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया, आपने जैसे बात की कि सब काम डमरू भी बजा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं मोदी जी, उसे कैसे देखते हैं? फिर जनता के मुद्दों पर कब ध्यान देंगे? जनता के मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत ही क्या है उन्हें? डमरू बजा के उनका जनता का डमरू बजा रहे हैं, इधर से भी बजा रहे हैं, उधर से भी बजा रहे हैं। और आज देखिए अमेरिका जो है आज अपनी दादागिरी कितनी बढ़ा चुका है। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीति कितनी बढ़ा चुका है। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के कब्जे में ले लिया क्योंकि वेनेजुएला में तेल के कुएं हैं। अमेरिका को सिर्फ एक ये दिखा के तेल के कुएं पे कब्जा करने के लिए। चाइना देखिए आज लगातार साम्राज्यवादी नीति अपना रहा है। ठीक है, हम अपने आप को मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष, हम साम्राज्यवादी नीतियों में विश्वास नहीं रहे, लेकिन कम से कम अपने देश को तो बचा के रखें। अपने देश को बचाने के जब इससे पहले भी एक घटना आपको याद होगी, अरुणाचल प्रदेश में वो पासपोर्ट बना हुआ था और वो अरुणाचल प्रदेश की महिला, भारतीय पासपोर्ट था उसके पास, उसके बावजूद उसे चीन में 18 घंटे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। और हमारे यहाँ से जब बात काफ़ी उठी थी तब जाके उन्होंने माफ़ी मांग के उसे 18 घंटे बाद जोड़ा, क्योंकि चीन ने ये बात बोली थी कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, तुमने ये जो पासपोर्ट बनवा रखा है ये गलत है, ये डुप्लीकेट है, ये नकली है। तो आज वो हालत देख ली कि तमाम देश तो विकसित होने की राह पे चल रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में अपने स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 1,000 साल पुरानी जो है कब्रें खोदी जा रही है। 1,000 साल पहले क्या हुआ था? इसी किस्म में एक और अजीत डोभाल साहब का बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है कि 1,000 साल पहले हुआ आक्रांताओं ने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, आज बदला लेने का वक्त आ गया है, इसलिए युवाओं को संगठित होना पड़ेगा। अरे ना उसकी आज दीन ना उमान को, ये 20 पीढ़ियां कम से कम, 1000 साल में एवरेज 50 साल की एक भी निकाहो तो 20 पीढ़ियां निपट चुकी हैं। पता ही नहीं कौन है वो आक्रमणकारी, कौन था उसकी आज खैर खबर लेने वाला कोई बचा या नहीं बचा। लेकिन वो कह रहे हैं किसको उसको छोड़ के, महमूद गजनवी को छोड़ के, जिसने वो आक्रमण करा, उसकी गजनवी की आज पीढ़ी दर पीढ़ी आता पता नहीं है, लेकिन वो आज उनका नाम लेके निशाना किसको बना रहे हैं? भारत के हिंदुओं को, कि युवाओं एक हो जाओ, अब बदला लेने का वक्त आ गया। उनका हवाला दे के तुम नासिर से बदला लोगे, तुम जुनैद से बदला लोगे, तुम अब्दुल से बदला लोगे, जो इस भारत के ही हैं, इस भारत का खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, इसी भारत की मिट्टी में दफन हो रहे हैं, उनसे बदला लोगे? किस तरह की यार आप काम करने जा रहे हो? दुनिया चांद पे जा रही है और आप नीचे गड्ढे खोदते चले जा रहे हो, कब्रें खोदते चले जा रहे हो। अमेरिका एक तरफ ये कह रहा है कि जो लोग चीन का सपोर्ट कर रहे हैं उन पर फिर से और टैरिफ बढ़ाने की। बिल्कुल ये हमारी नीति को जो है बिल्कुल गड्ढे पे डाल रखा है। आज अमेरिका हमारी युद्ध नीति तय कर रहा है, अमेरिका हमारी विदेश नीति तय कर रहा है। आज हालत टैरिफ बढ़ा के क्या हाल कर रही है। अभी आप ये देखिए कि अब जैसे वेनेजुएला का जो उन्होंने कब्जा कर लिया है और रशिया से हमारा तेल का आयात अब कम होना शुरू हो गया है। करीब 30% 40% रशिया से अभी हम तेल आयात कम कर चुके हैं। आने वाले मार्च तक जो है लगभग वो 30% ही रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब हमारी सप्लाई में कमी आएगी तो हमारे रेट बढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद का चोला पहना के 100 रुपये का पेट्रोल 125 कर दिया जाएगा। देखो हमें वहाँ से दिक्कत आ रही है, हमें तेल नहीं मिल रहा। और आज जबकि न्यूनतम स्तर में सिर्फ $50 पर बैरल है तेल का रेट, कच्चे तेल का रेट, जिसके हिसाब से अगर हम एवरेज निकालें तो 34 या 35 रुपये लीटर में पड़ता है और 35 रुपये के लीटर के तेल को भी हमें 100 रुपये लीटर में बेचा जा रहा है। और अभी वहाँ से जब थोड़ा सा भी महंगा होगा राष्ट्रवाद का हवाला देके उसे और 100 से 125 150 कर दिया जाएगा। ट्रम्प तो ये कह रहे हैं हमसे वेनेजुएला वाला तेल खरीदो। हाँ बिल्कुल, क्या उन्होंने करा इसी काम के लिए है। यही मैंने आपसे जो कहा ना कि वेनेजुएला पे कब्जा करा गया, वो इसीलिए कहा कि वेनेजुएला 20% पूरे विश्व का जो है तेल उत्पादक देश है। 20% तेल वेनेजुएला में होता है, उसको कब्जा ही इसीलिए करा गया कि उसके तेल के कुएं पे कब्जा करके रशिया से तेल का अरबों डॉलर का तेल रशिया से आता है, अरबों डॉलर का ईरान से आता है, इराक से आता है, तमाम देशों से आता है। वो सबको बंद करा के, हमारा रास्ता सबको बंद करा के वो चाहता है कि सिर्फ हम उससे अमेरिका से तेल खरीदें। जाहिर सी बात है वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, उसके लिए उसने कदम भी उठा लिए। और हमारे यहाँ इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या हो रहा है? डम 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 डमरू बाजे, बस ये इकोनॉमी मजबूत हो रही है। डमरू बज गया, मोदी जी ने डमरू बजा दिया, जनता का डमरू तो बजता ही रहेगा, इधर से भी बजेगा, इधर से भी, अलट के भी बजा लो, पलट के भी बजा लो, दोनों तरफ से जनता का डमरू बज रहा है लगातार।